कंचन, बेटा कल शाम सरिता जी और सुजीत अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ सगाई की रस्म करने आ रहे हैं, तो कल सवेरे शेखर को स्कूल और कुणाल जी के ऑफिस जाने के बाद इधर ही आ जाना और उन्हें बता देना कि शाम को सीधे यही आ जाए। तू सुन रही है ना? हाँ, सुन रही हूँ, आपने सुना नहीं। उस आदमी से हमारा कोई रिश्ता नहीं। सरोज की आंखों से अविरल धारा बह निकली। उनकी बड़ी बेटी नीतू एकदम चांद का टुकड़ा। 12वीं के बाद ही दादा दादी उसके ब्याह के लिए दबाव बनाने लगे। शायद उसकी सुंदरता से डर कर ही तो ससुर ने कहा था, अरे कुछ ऊंच नीच हो गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। छोरा देख आया हूं, गेंहू काटते ही ब्याह कर देंगे। घर में छोरे हों तो दूसरी बात होती है, पर यहां तो बहू के साथ साथ तीनों छोरियां भाग्यहीन हैं। एक भी अपने पीछे भाई लेकर न आई। सरोज ने इतनी जल्दी विवाह का दबे स्वर में विरोध किया, पर सास ससुर क्या साथ देते, जब पढ़े लिखे पति ने भी यह कहकर उपेक्षा कर दी कि गांव समाज में कैसे रहना है तुम्हें नहीं पता। बाबा जैसा उचित समझेंगे वैसा ही होगा। और उसकी चांद सी बेटी की मात्र 17 साल की बाल उम्र में शादी कर दी गई। विवाह की जिम्मेदारी और सास ससुर के कठोर स्वभाव ने नीतू को खिलने से पहले ही मुरझा दिया। 1.5 साल बाद ही बच्ची की गोद में बेटा शेखर आ गया। कभी सरोज का दिल भी करता कि बेटी को कुछ दिन अपने पास बुलाकर खिलाए पिलाए और उसके तन मन को आराम मिले, तो ससुर कह देते बहू। ब्याह के बाद बेटियां अपने घर में ही सजती है। 2-4 दिन मिलने के लिए बहुत होते हैं। तुम्हारी जैसी माएं होती हैं जो लाड प्यार के चक्कर में बेटी का घर बिगाड़ देती हैं। 2 लड़कियां और हैं, ये चौंचले देखकर कोई रिश्ता ना करेगा। बिना भाइयों की बहनें ब्याहनी मुश्किल हो जाती हैं। सरोज का मन करता कि पूछे क्या अपनी बेटियों के सुख दुख की चिंता करना चौंचले होता है। जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया और इस घर के पुरुष किस भुलावे में जी रहे हैं, पर वह कभी चाहकर भी नहीं बोल पाई। उसकी छोटी बेटी अक्सर कहती, मम्मी, आप हमारी माँ हैं भी या नहीं? आपके और पापा के होते हुए हम कौन से जमाने में जी रहे हैं? अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई स्टैंड ले नहीं सकते थे तो हमें पैदा क्यों किया था? पिंकी की बातों से सरोज मुंह खोलने का साहस करना चाहती, पर सास की कटु अमानवीय बातें हमेशा उसका मनोबल तोड़ देती। सरोज, आज ही लिखवा ले, ये तेरी छोरी भागेगी, कालिक पुतवाएगी खानदान के मुंह पर। मेरा तो जी करें कि सबसे पहले इसके पैरों में ब्याह की बेड़ियां डलवा दूं। अम्मा जी, पिंकी तो बच्ची है, इसे क्या पता कि क्या कहना है। बाबूजी के सामने कुछ मत कहना, मैं समझा दूंगी। और सरोज सास की इस तरह मिन्नतें करती मानो माँ बेटी ने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो और जान बख्शी का कोई प्रावधान ही ना हो। सरोज मन ही मन अपनी बच्ची के लिए घुटती रही। फोन पर भी बातें कम कर दी, क्योंकि नीतू की आवाज सुनकर सरोज कई कई दिन व्याकुल रहती और बस सोचती रह जाती कि क्या करूं, कैसे करूं। पति को तो शायद इस बात का पता ही नहीं था कि पत्नी नामक प्राणी में भावनाएं भी होती हैं और उसके प्रति जिम्मेदारी होती है। जिस आशंका से सरोज का दिल घबराता था, आखिर एक दिन वहीं हो गया। उस दिन सुबह से ही सरोज का दिल भर भर कर आता था, खुद ब खुद आंखों में पानी आ रहा था और सुबह से ही रोटी का एक टुकड़ा गले से नहीं उतरा था। सरोज ने नीतू की ससुराल में फोन किया तो पता चला कि 2 दिनों से उसे बुखार था, इसलिए आज शहर के डॉक्टर को दिखाने गए थे। माँ का दिल समझ गया कि फोन पर जो बताया जा रहा है वैसा नहीं है और मेरी बेटी बचने वाली नहीं है। आज सरोज ने जिद पकड़ ली कि उसे इसी समय बेटी से मिलना है। ऐसे समय में भी सास की चुभती बातों ने उसके दिल के घावों पर नमक छिड़कने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जा बेटा, ले जा इसे, मैं भी देखूं, ये क्या करेगी वहां जाकर, जो करना डॉक्टर करेगा। त्रिया अपने चिल्लत्तर तो दिखाएगी ही, आज ही लिखवा ले, ये उसका घर तुड़वा के रहेगी। अरे बुखार सुखार तो आ ही जाते हैं, पर ना, ये भी अनोखी और इसकी छोरी भी अनोखी। सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में पलंग पर पड़े कंकाल को देखकर सरोज की रूह कांप उठी। माँ को देखकर नीतू की आंखें खुली तो सही, पर फिर खुली ही रह गई। सास ने 1 साल के पोते शेखर को सरोज की गोद में थमाते हुए कहा, यहाँ कौन है संभालने वाला? मैं रीति रिवाज निभाऊंगी, आने जाने वालों को देखूंगी या इस भाग्यहीन को संभालूंगी। कुछ दिन ले जाओ, समय समय पर ले आना, रीति रिवाजों के समय इसके हाथ लगवा देंगे। बेटी की आखिरी निशानी को छाती से लगाए सरोज वापस आ गई। तीसरे दिन अस्थि विसर्जन की रस्मों के दिन कंचन अपने पिता के साथ शेखर को लेकर बहन की ससुराल पहुंची, क्योंकि सरोज की हालत ऐसी नहीं थी कि वह धेवते को ले जाए।
शायद कंचन की गोद में शेखर को देखकर ही उसका भविष्य निश्चित कर दिया गया था। 13वीं से 2 दिन पहले नीतू के ससुर ने बाबा को बुलाकर कहा, समधी साहब, घर की बात घर में रह जाएगी। बिन माँ के बच्चे को मौसी से बढ़िया भला कौन पाल सकता है? आदमी का क्या बिगड़ता है? कुणाल में कोई कमी थोड़े ही है। पहले ब्याह के समय तो नौकरी भी ना थी, अब तो ईश्वर की कृपा से अपने पैरों पर खड़ा है। सोच लो। हमें लड़कियों की कमी नहीं, बस तुम्हारे देवते की वजह से कह रहे हैं। एक बार फिर सरोज को समाज और नीतू की आखिरी निशानी के नाम पर अपनी दूसरी बेटी कंचन के साथ होते अन्याय को देखना पड़ा, क्योंकि कंचन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। नीतू की मृत्यु के 1 महीने बाद ही कंचन शेखर की मां के रूप में नीतू की ससुराल आ गई। शायद वह मन ही मन अपने माता पिता और मायके के सारे रिश्तों को समाप्त करके आई थी। इसलिए ना तो कभी सामाजिक नियमों को निभाने के नाम पर मायके गई और ना ही भावनाओं के नाम पर। हाँ, दूसरी पत्नी के रूप में कुणाल को पूरी तरह से अपने काबू में करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्याह के 10वें दिन ही उसने शहर में जाकर रहने का ऐलान कर दिया। अपने पति से हर बात मनवाना ही कंचन की सबसे बड़ी जीत थी। कंचन के साथ हुई घटना ने पिंकी के मन की विद्रोही भावनाओं को अधिक उग्र बना दिया था। बड़ी बेटी की असमय मृत्यु, सामाजिक नियमों के नाम पर दूसरी बेटी के सपनों का गला घोट देना और तीसरी बेटी को दिन रात की मानसिक यंत्रणा झेलता देखकर एक दिन जब आगे की पढ़ाई के बारे में बात करने पर हमेशा की तरह बाबा दादी ने पिंकी का ब्याह करने का फरमान जारी कर दिया और पिता ने एक आदर्श बेटे के रूप में सिर झुका लिया, तो सरोज घायल शेरनी की तरह बिफर उठी। लोगों के घर बर्तन मांजकर अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवाऊंगी, पर अब गलत फैसलों के आगे सिर नहीं झुकाऊंगी। मेरी नीतू के हत्यारे हो तुम सब, मेरी कंचन के सपनों को तोड़ने वाले हो, और अब पिंकी जलील औरत मेरे माँ बाप के सामने जबान चलाती है। कहकर सरोज के पति ने जैसे ही हाथ उठाया, सरोज तुरंत सामने से हट गई और गली में बाहर आकर चीखते हुए बोली, सब सुन लो, मैं अपनी बेटी के साथ 4 जोड़ी कपड़े लेकर जा रही हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे और मेरी बेटी के चरित्र पर कलंक ना लगा दिया जाए, इसलिए बताकर जा रही हूं। अब मैं छोटी के साथ कोई बेइंसाफी ना होने दूंगी। और वह पिंकी के साथ उसी शहर में आ गई जहां कंचन रहती थी। कंचन ने अपने विवाह के बाद मां से तो कभी बात नहीं की थी, पर पिंकी का फोन कभी कभी उठा लेती थी। उस दिन जल्दबाजी में फोन भी गांव में छूट गया था। एक दिन तो माँ बेटी इधर उधर ही घूमती रही और रात को बस स्टैंड पर आकर बैठकर रात गुजारी। अगले दिन घूमते घूमते सुबह ब्रह्मकुमारी आश्रम के बोर्ड पर नजर पड़ी। उन्हें वहां कुछ दिनों तक रहने की आज्ञा मिल गई। सरोज ने सबसे पहले अपने गले में पड़ी चेन और कानों की बालियां बेची। पिंकी का सरकारी कॉलेज में प्रवेश तो हो चुका था, इसलिए उसकी फीस भरी। आश्रम की संचालिका ने माँ बेटी की दुर्दशा देखकर सरोज को रसोइया की नौकरी दे दी। इस तरह धीरे धीरे जरूरत का सामान खरीदकर आश्रम की बराबर में एक कमरा किराए पर ले लिया। जिस दिन सरोज ने फोन लिया, सबसे पहले कंचन को फोन करके अपने और पिंकी के साथ घटी पूरी घटना सुनाई और कंचन को अपने पास बुलाया। अगले दिन कंचन कुणाल और शेखर के साथ माँ और बहन से मिलने आई और बरसों के बाद दोनों माँ बेटी गले मिलकर बहुत रोई। कंचन ने रोते रोते कहा, मम्मी, काश आपने बहुत पहले अपनी जबान खोली होती तो क्या पता दीदी भी हमारे साथ होती। मम्मी जी, मुझे भी माफ कर दें। अगर मैंने नीतू की बातों पर गौर किया होता, अपने माता पिता की गलत बातों का विरोध करता, तो क्या पता वो इस तरह असमय ना जाती। आपकी बेटी बहुत अच्छी थी मम्मी जी। कंचन, मेरा यकीन करना, अगर शेखर इतना छोटा ना होता तो मैं हरगिज दूसरी शादी के लिए तैयार ना होता। यही लिखा था हमारे भाग्य में, वरना जानबूझकर कौन अपने जीवन में अशांति चाहता है बेटा। बस एक निवेदन है कि मेरी कंचन को अपने पैरों पर खड़े होने का बहुत शौक था, उसकी पढ़ाई पूरी करवा दो। अरे मम्मी जी, कंचन ने तो शहर में आते ही सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ी होने का सपना साकार करने के लिए कमर कस ली थी। शेखर छोटा था, इसलिए मेरे ऑफिस से आने के बाद ये रोज शहनाज हुसैन के ब्यूटी ट्रेनिंग सेंटर जाती थी और बाकायदा इसने कोर्स पूरा किया। अभी तो घर में ही सेटिंग की है कंचन ने, पर अगले साल तक अपना मकान बनवाकर इसके पार्लर के लिए बढ़िया इंतजाम करवा दूंगा। सरोज और पिंकी को शहर में आए 5 साल बीत चुके थे। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और पिंकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गई थी। जिस दिन पड़ोस में रहने वाली सरिताजी ने अपने लेक्चरर बेटे के लिए पिंकी का हाथ मांगा,
सरोज का जीवन सफल हो गया, क्योंकि सरिता जी केवल उसकी पड़ोसन नहीं, बल्कि उसके अतीत की राजदार भी थी। और सरोज उनके बेटे सुजीत को पिछले सालों में अच्छी तरह से परख चुकी थी। तभी कंचन का फोन सरोज को अतीत से निकालकर वर्तमान में लेकर आया। हाँ बेटा। अरे कुछ नहीं, ये कड़वी यादें पीछा ही नहीं छोड़ती। मम्मी, कुणाल कह रहे हैं कि क्यों ना सगाई का बंदोबस्त यहां हमारे घर में रख लें, उनके रिश्तेदार भी होंगे। नहीं बेटा, सरिता जी ने किसी से कुछ नहीं छिपाया, और जिस माँ के पास बेटियों के रूप में ऐसे कोहिनूर हीरे हो, उसे कुछ भी छिपाने या शर्मिंदगी की जरूरत नहीं। मम्मी, आज मुझे आप पर गर्व है। मैं और कुणाल शेखर के साथ सुबह ही पहुंच जाएंगे। अगले दिन बहुत ही सादगी के साथ पिंकी और सुजीत की सगाई संपन्न हो गई, और विवाह का मुहूर्त 1 महीने के बाद का निकला। 2-4 दिन बाद सरिता जी का फोन आया। सरोज, मैं और सुजीत तुम्हारी ससुराल जाकर एक बार पिंकी के दादा दादी और पापा से मिलना चाहते हैं। कल इतवार है, तैयार रहना, चलेंगे। फोन सुनते ही सरोज का मन बैठ गया। हे मेरे भगवान, अब कौन सी परीक्षा रह गई। पिंकी? पिंकी? हाँ मम्मी, आप इतना क्यों घबरा रही है और इतना पसीना? उन्होंने जल्दी जल्दी फोन आने की बात बताई। हाँ, मुझे पता है। सुजीत मुझसे इस बारे में बात कर चुके हैं। चलते हैं मम्मी, एक बार उन भाग्यशालियों से मिलाते हैं। चाहो तो कंचन दीदी को भी ले चलो। ना, उसे रहने दे। मेरा दिल घबरा रहा है। आपको घबराने की क्या जरूरत है? अगले दिन सभी गांव के लिए चल पड़े। पूरे रास्ते सरोज का मन बहुत सी आशंकाओं से भरकर घबरा रहा था, पर वह कैसे रुकती? घर के दरवाजे पर गाड़ी रुकते ही एक बार फिर से घर छोड़ने का पूरा घटनाक्रम सरोज के सामने आ गया। आंगन में ही माँ जी खाट पर लेटी थी, और हमेशा चमचमाता रहने वाला घर जगह जगह से उखड़े प्लास्टर तथा धूल मिट्टी से अटा एक अजीब से सन्नाटे से घिरा था। कौन है? अरे बेटा, देख जरा, कोई आया है। हाँ माँ, यहां कौन आएगा? कान बज रहे हैं, तुम्हारे लिए खिचड़ी खा ले। बरसों बाद पति की आवाज सुनकर सरोज की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपनी पिंकी का हाथ पकड़ लिया। हाथ में खिचड़ी की थाली पकड़े सरोज का पति रसोई से बाहर निकला। कौन हो भाई? किसी का पता पूछना है क्या? तभी आगे आकर पिंकी बोली, पता तो अजनबी पूछते हैं पापा। मैं और मम्मी तो सालों इसी घर में रहे हैं। ये सुजीत हैं, और ये इनकी माँ, मेरी होने वाली सास। ये उस घर के लोगों से मिलने आए हैं जहां लड़कियों को जन्म देने वाली माँ और जिन बहनों के भाई नहीं होते, उन्हें भाग्यहीन माना जाता है। तभी खाट पर लेटी सरोज की सास में न जाने कहाँ से स्फूर्ति आई कि वह सरोज को गले लगाकर बोली, ए बेटी, भाग्यहीन तो हम हैं जिन्होंने देवी के तीनों रूप में आई अपनी पोतियों का आदर नहीं किया। मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। इनका बाबा तो तरसता ही मर गया। बहू, माफ कर दें हमें। घर की सुख शांति बरकत सब चली गई तेरे साथ। पापा तो अनपढ़ नहीं है दादी, गांव के स्कूल के हेडमास्टर हैं, और उनका व्यवहार अब हमने जीना सीख लिया है। मेरी मम्मी ने बहुत कुछ सहा, केवल यह सोचकर कि आप कभी तो ठीक को ठीक और गलत को गलत कहेंगे, पर वह इनकी भूल थी। चली आंटी, आप केवल एक बार यहां आकर देखना चाहती थी। पिंकी मेरी बच्ची, मैं असली दोषी हूं। तुम्हारी माँ का, अपने माता पिता का, और तुम तीनों बहनों का। डिग्री तो ले ली थी, पर मैं विचारों से अनपढ़ और गंवार ही रहा। कहते कहते सरोज का पति हिचकियां लेने लगा। आज उसके मन में सच्चा पश्चाताप था। सुजीत और पिंकी अपनी अपनी माँ के साथ लौट आए। एक बार फिर से सरोज के जीवन में उथल पुथल मच गई। पिंकी चुपचाप अपनी माँ को रात को रोते देखती, आधी रात में घबराहट में जागते देखती। उसने सुजीत, कंचन और कुणाल के साथ बात की, तथा अपने विचार विमर्श में सरिता जी को भी शामिल किया, क्योंकि जवानी की ऊर्जा और अनुभव की गरिमा के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता थी। 1 सप्ताह बाद सरोज खाना खाकर लेटी थी कि डोरबेल बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हक्की बक्की रह गई। दरवाजे पर उनके पति और सास खड़े थे। पिंकी घर में नहीं है। बहू, अंदर आने को ना कहेगी? हाँ, अंदर बैठ जाओ। इतना कहकर सास के पैर छुए। मेरे बहू बेटे की जोड़ी बनी रहे। भगवान मेरी पोतियों को लंबी उम्र दे, उनके घर में सुख शांति दे। सरोज के कानों में सास का आशीर्वाद मंत्रों की भांति गूंज रहा था। तभी दोनों बेटियां, दामाद और सरिता जी ने घर में प्रवेश किया। सरोज, जाओ बहन, अपने घर जाओ। भाई साहब को अपने किए पर पछतावा है। गलती इंसान से ही होती है। तुम्हें भाई साहब से शिकायत तो है, पर तुम उनसे आज भी प्रेम करती हो। पिंकी ने भी छुट्टियां ले ली है।
अगले हफ्ते बारात लेकर आ रहे हैं, जाओ और तैयारी करो। सरोज ने पिंकी की तरफ देखा तो वह तो 3 या 4 सूटकेस के साथ पहले से ही तैयार थी। अब सरोज ने कंचन की तरफ देखा। कंचन ने माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मम्मी, कुछ बातों का भुलाना ही ठीक होता है। जो चला गया लौट कर कभी नहीं आएगा, पर बिगड़े को सुधारने में ही सबकी भलाई है। आज मैंने भी पापा को माफ किया, वरना हम में और इनमें क्या फर्क रहेगा। कंचन, तू भी आज ही चल। आप जाइए मम्मी, हम 2 दिन बाद पहुंच जाएंगे। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।